हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो क्लासेस स्केलर के लिए चल रही हैं। मॉक टेस्ट आपका हुआ था परसों की डेट में, ठीक है। उसका रिजल्ट मैंने कल डिक्लेयर किया था। आपको बोला था इसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो सॉल्यूशन आज हम लेने वाले हैं मॉक टेस्ट 1 का। देखो, अभी काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि पेपर का लेवल थोड़ा सा नीचे था, इतना लेवल पे जाएगा तो कट ऑफ में ये भी दिख रहा था कट ऑफ 90 प्लस चली जाएगी। या 90 तो मार्क्स आपके आए नहीं, वही समस्या है। आपके अगर 90 मार्क्स आते तो फिर मुझे लगता भी यार 90 नंबर ला रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं। अभी देखो इतने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ जितने भी हैं। पहले नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो एक्सप्लेन करने लायक होगा एक्सप्लेन आप लोगों को करा जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं। पहले साइंस से स्टार्ट था, साइंस थी आपकी। अभी तक की रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो टोटल पेड ग्रुप वालों ने 401 लोगों ने उसका रिजल्ट मतलब आपका क्वेश्चन पेपर जो है आपका सॉल्व करके सबमिट कर दिया। अभी मैं देख रहा हूँ 401 लोग हो चुका है, ठीक है। बाकी अभी और बाकी लोग कहाँ हैं, वो लोग क्यों पेपर नहीं दे रहे हैं, जबकि परसों का टेस्ट है और आज आपको 2 दिन मिल चुके हैं। कल भी मैंने आप लोगों को एक मैसेज डाला हुआ था, कृपया करके टेस्ट कल तक का दे दे। मैंने आज ही सुबह रिजल्ट आप लोगों को दिया था। वो लगभग आपका 387 के आसपास लोगों का रिजल्ट था, ठीक है। चलो ठीक है, अभी 20 लोगों ने और टेस्ट दिया हुआ है। हो पाएगा तो इसका अभी हम जो मॉक टेस्ट 1 है इसका रिजल्ट बाद में भी डिक्लेयर करेंगे एक बार, ठीक है। क्योंकि जब सब लोग दे देंगे तो थोड़ा सही रहेगा। लेकिन देखो, मैंने आपको बोला था 8 से 10 के बीच में टेस्ट होगा। उस टाइम पे जिन्होंने भी दिया है तो बहुत अच्छा है। अगले वाले टेस्ट पे भी मैं आपको टाइम दे दूंगा। टाइम कुछ लोग बोलते हैं सुबह दे दो, कुछ लोग बोलते हैं दिन में करो, कुछ बोलते हैं रात को करो। देखो, अब सबका नहीं हो पाएगा, सबका जो बोल रहे हैं सब जो बोल रहे हैं वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एक टाइम रखेंगे मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून का, दिन विन का कोई सीन नहीं है। तो मॉर्निंग का रखेंगे या फिर नाइट के टाइम का रहेंगे, ऐसा रखेंगे। और आपको बता दूंगा मैं पहले, ठीक। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं अभी भी हमारे साथ में। 209 मॉक टेस्ट की फीस है, जिसमें 35 प्लस हैं मॉक टेस्ट आपके चैप्टर वाइज बेस पे, और 5 प्लस रहेंगे आपके फुल लेंथ। फुल लेंथ का मतलब समझते हो ना, काफ़ी लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। फुल लेंथ का मतलब क्या होता है? फुल लेंथ का मतलब होता है 100 मार्क्स का पेपर आपका, जो आपका आयोग द्वारा लिया जाएगा। वो पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा। उसी को लेते हुए आपका आपका जो सिलेबस है उस पर आधारित आपका एक 100 मार्क्स का पेपर तो ये रहेगा आपका, ठीक है। और जो 35 है इसमें आपका 20 to 35 क्वेश्चन रहते हैं हर एक चैप्टर के। दूसरा बैच चल रहा है अपना 499 का, जिसमें फुल सिलेबस के नोट्स मिलते हैं। डेली आपको एमसीक्यू दिए जाते थे, अभी ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक मैथ्स का आपका बचा है, ठीक है। वो भी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैथ्स आपको मिलेगा डेली एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको इसी के साथ इंक्लूड मिलेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट इंक्लूड मिलेंगे। ये मॉक टेस्ट कैसे रहेंगे, ये मॉक टेस्ट कैसे होते हैं, ये कोई पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होते हैं। ये आपको ऑनलाइन एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, अपना नाम डालना है, कैटेगरी डालनी है कौन सी है, और उसके बाद आपका टेस्ट ओपन होकर टेस्ट सबमिट करना है। वहीं पे आपको आंसर की भी दिख जाती है और आपके मार्क्स भी उसी टाइम पे दिख जाते हैं, ठीक है। चलो, अभी जो लोग बोलने वाले थे कि 90 प्लस कट ऑफ चले जाएगी, तो आपके अगर 90 आए होते, इसमें 90 तो मुझे किसी के नहीं दिखे हैं। तो आपको अगर कट ऑफ ऊपर जानी थी तो 90 आपके कहाँ चले गए वो मुझे समझ नहीं आया। तो थोड़ा प्रयास करो, अगले बार में 90 ला के दिखा दो, बहुत मजा आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था जीन कहाँ स्थित होते हैं, ठीक है। आपको आंसर बताते रहना है। देखो थोड़ा टाइम कम मिला, वरना यहीं पे बोर्ड पे आपके पास क्वेश्चन रहता, लेकिन ठीक है अगली क्लास में हम क्वेश्चन रखेंगे। जहाँ तक अगली क्लास मैथ्स की रहेगी तो उसमें आप क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे, ठीक। चलो पहला क्वेश्चन है, जीन कहाँ स्थित होते हैं। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, और जो राइट आंसर है ABCD में आपको बता रहा हूँ। ए ऑप्शन है जीन कहाँ स्थित होते हैं, ए ऑप्शन है राइबोसोम में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है हरित लवक में, या डी ऑप्शन है आपका गुणसूत्र में। चलो आंसर आपको देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है। तो जीन कहाँ होते हैं, ठीक है। तो जीन होते हैं आपके गुणसूत्र में, ठीक है। गुणसूत्र में क्या होते हैं आपके जीन होते हैं, ठीक है। जीन क्या होता है, जो वंशानुगत आपका जो एक्टिविटी है वो आगे को पास करते हैं, वही आपकी जीन होते हैं। बात करेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कितने होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जब आपको मैंने ये चैप्टर कराया हुआ था। हाँ, अभी कुछ लोग चैप्टर कराने पे भी ये बोलते हैं ये तो खान सर से लिया है, ये उधर से लिया है। देखो मैंने अपने टाइम पे जो तैयारी की है ना, कम से कम 10 टीचरों से पढ़ा हुआ है, उन्हीं से पढ़ के आज मेरे को जॉब मिली हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर खान सर से लिया तो उसको कोई गलत चीज़ तो नहीं है। अब जो मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं वो नोट्स मेरे सब ऐसे ही हैं, वो मैंने खुद अलग से कोई किताब लेके इतना मैं यहाँ पे देखो वैज्ञानिक नहीं हो कि मैं टाइम वेस्ट करूँगा। मुझे जॉब निकालनी थी अपनी, और जॉब निकालने के लिए जो टीचर मुझे बेस्ट लगा मैंने उससे पढ़ा, तो उसमें क्या दिक्कत है। और आपको भी मैं वहीं से पढ़ाऊँगा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी एक टीचर का नहीं है, अब वहाँ पे आपको 8-9 टीचर, अगर आप जो बंदा था वो अगर वो देख रहा है तो अपना एक काम करो, आप 10-15 टीचरों से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए, तभी जॉब निकलेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो क्रोमोसोम कितने होते हैं, पूछता है क्रोमोसोम कितने होते हैं।
तो 23 जोड़े, या फिर इसको बोलेंगे टोटल 46 होते हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद रखना, ठीक है। राइबोसोम आपको पता ही है क्या होता है, गर्भाशय तो हो ही गया, ठीक है। हरित लवक आपको पता है सिर्फ आपका किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। राइबोसोम ईआर में 2 पार्ट थे, याद होगा, सीधे सीधे डायरेक्ट याद रखना इन चीजों को। ईआर के 2 पार्ट थे, एक था रफ साइड, एक था सॉफ्ट साइड। क्या क्या बनता था, एक जगह यहाँ पे सॉफ्ट में कम कम रहता था, रफ में इस टाइप से रहता था, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड ऐसा वसा सॉरी इस तरीके से आपका बनता था, ठीक है। तो आपको याद रखना है चीजें भी। चलो अभी इसका आंसर गुणसूत्र हो जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है, बताओ क्या है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, या फिर आरएनए है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसमें होता है, आरएनए में तो ऐसा होता नहीं है आनुवांशिक पदार्थ के बारे में कुछ भी, ना प्रोटीन में होता है ना कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, ठीक। सिंपल से क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलो, पौधों के किस भाग में भोजन तैयार होता है। पहला ऑप्शन है फल में, दूसरा ऑप्शन तने में, तीसरा ऑप्शन पत्तियों में, चौथा ऑप्शन जड़ में, ठीक है। तो बताइए किस में होता है भोजन तैयार। चलो आंसर अगर बता दूं तो यहाँ पे होता है पत्तियों में। कैसे होता है, सूर्य के प्रकाश में आपका क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या प्रकाश भी बोल सकते हैं। क्या होता था 6CO2, देखो 6 नहीं लिखता हूं मैं यहाँ पे, इसको बैलेंस आपको खुद करना है। प्लस क्या होता था C6H12O6 H2O प्लस जल, ठीक है। यही आपका होता था, ठीक है। अब इसको अगर वो करोगे आप, अगर इसको बैलेंस करते हो तो कैसे करोगे, यहाँ कितना रहेगा आपका, तो इसको आप खुद ही कर सकते हो। बैलेंस करना आपको आता भी होगा। यहाँ पे 6 रहता है, यहाँ पे 6 रहता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ पे O2 कितना है, 6 दूना 12 है, और 6 ये है 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 6 दूना 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 और 6 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको करोगे तो लास्ट में जो आपका आएगा 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू आपका आ जाएगा C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसको बाद में पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 12 हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपका ये पूरा इक्वेशन आता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है आपका कि जो आपका यहाँ पे क्या है, आपका सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर क्या बनाता है आपका, तो C6H12O6 बनाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर कौन सा था, पत्तियों से होता था, ठीक है। डैश डैश एरोबिक श्वसन का उत्पाद है। चलो एरोबिक श्वसन में उत्पाद क्या होता है, क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन मिल रहा है मैलिक एसिड होता है, पायरुवेट होता है, एथिलीन होता है, लैक्टोज होता है। चलो अभी क्या आंसर रहेगा इसका, एरोबिक श्वसन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है एरोबिक श्वसन की जहां बात करेंगे उसमें आपका मैलिक एसिड रहता है। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, जो बी ऑप्शन था पायरुवेट, पायरुवेट पायरुवेट को राइट आंसर करते हैं। जबकि पायरुवेट कहाँ पे आता है, पायरुवेट आता है जहाँ पे अवायवीय श्वसन रहता है, उसका ये उत्पाद मिलता है। अवायवीय श्वसन, याद रखना इसको, अवायवीय श्वसन, ठीक है। अवायवीय श्वसन में आपका पायरुवेट उत्पाद में मिलता है। चलो आगे क्वेश्चन भी आएगा जहां तक मुझे लग रहा है इसमें दिया था, ठीक है। तो एरोबिक श्वसन का उत्पाद किसका है, तो आपका मैलिक एसिड एरोबिक श्वसन का उत्पाद है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ही वही है। देखो अवायवीय श्वसन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, दोनों में, या कोशिका भित्ति में। चलो अभी देखो अवायवीय श्वसन होता क्या है, पहले तो आपको मैंने अभी बताया है, जहां पर श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो रही है, बिना ऑक्सीजन के ये काम हो रहा है, वहां पे बिना ऑक्सीजन के श्वसन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन, ठीक है। अवायवीय श्वसन जो होता है ना, उसमें जो उत्पाद मिलता है, मतलब जो आगे जाके आपका रिएक्शन करके जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको मिलता है पायरुवेट, ठीक है। मैं इसको आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होता है, और किसमें होता है, पायरुवेट में होता है, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ है। पायरुवेट अणु का निर्माण होता है। यह क्रिया कहाँ होती है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कोशिका द्रव्य में होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन क्या क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, कोशिका द्रव्य दिया था, तो कोशिका द्रव्य इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो
अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन से पौधे के उत्तक में फ्लोएम और जाइलम होता है? चलो, जाइलम और फ्लोएम आपको बताया था, दो प्रकार के उत्तक होते थे। कैसे? स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक और जटिल उत्तक। तो एक इसमें थे आपके जटिल उत्तक में थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, जटिल उत्तक। इसके ऑप्शन सुन लो क्या क्या थे। ऑप्शन ए था जटिल स्थायी उत्तक, बी ऑप्शन था सरल स्थायी उत्तक, सी ऑप्शन था पेरेनकाइमा उत्तक, अलग चीज है, डी ऑप्शन था कॉलेनकाइमा उत्तक। अभी आपके दिमाग में चारों के चारों चीजें आनी चाहिए, पढ़ा रखा है सब चीजें, ठीक है। चलो, अगले में है पौधे में ऊर्जा की बर्बादी निम्नलिखित में से किसके दौरान होती है? अब देखो क्या बोला है, क्वेश्चन देखना थोड़ा सा अलग से दिया हुआ है। पौधे में ऊर्जा की बर्बादी पूछ रहा है, ठीक है, बर्बादी पूछ रहा है। ऊर्जा आती कहाँ से है? ऊर्जा तो कैसे लेते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसी से मतलब एक ऊर्जा आती है। लेकिन ऊर्जा का क्या बोला, बर्बादी कहाँ पे होती है? तो श्वसन की बात करेंगे तो वहां पे ऊर्जा ह्रास होता है, तो उसी को बर्बादी बोला जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश का श्वसन में यहाँ पे आपका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमपोषी पौधा है? परजीवी है, कीटभक्षी है, सहजीवी है या ये सभी? तो सीधे पहले के दो ऑप्शन में ही आपको दिख रहा है, परजीवी भी आपका विषमपोषी होता है और उसके अलावा कीटभक्षी भी और सहजीवी भी। तो तीनों आपका ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले पे आ जाते हैं। हवा के माध्यम से पौधों के रोग जनकों के प्रसार को डैश डैश कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, हवा के माध्यम से पौधों के रोग जनकों के प्रसार को डैश कहा जाता है, ठीक है। रोग जनकों के प्रसार को डैश कहा जाता है। हाइड्रोकोरी, जुकोरी या फिर एनेमोकोरी या एंथोरोकोरी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका रहेगा आपका जो सी ऑप्शन बोला है, एनेमोकोरी, ठीक है। याद रखना इस लाइन को। चलो अगले बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका सबसे अधिक शाखित है? ठीक है, मतलब जिसमें कपाल तंत्रिका जिसमें सबसे ज्यादा शाखाएं निकली हुई है, ऐसे निकली होती है एक तंत्रिका में, ठीक है, ऐसे टाइप की निकली होती है, ये इस टाइप से होती है। तो कौन सी है पूछ रहा है। चेहरे की तंत्रिका है, ट्राइजेमिनल तंत्रिका है, वेगस है या एक और तीन दोनों, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे राइट आंसर की, तो सी ऑप्शन वेगस तंत्रिका। थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लीजिए। कपाल में 12 जोड़ी तंत्रिका हैं जिनको आपका कपाल तंत्रिका, 10वें नंबर की तंत्रिका होती है वेगस तंत्रिका, ठीक है। यह मिश्रित प्रकार की तंत्रिका है, ठीक है। अब ये तंत्रिका तंत्र हमने पढ़ा नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आपके हृदय के चारों ओर जो झिल्ली या थैली होती है उसे डैश डैश कहते हैं, बताओ। पेरिकार्डियम कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, वाहिकाएं कहते हैं या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, पेरिकार्डियम इसको बोला जाता है। बहुत लोगों को पता होगा, नहीं भी होगा तो इसको आप आइडिया लगा सकते हैं कॉमन सेंस से ही। कौन सी प्रणालियां हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से बचाती है? प्रतिरक्षा प्रणाली, पाचन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, श्वसन प्रणाली। देखो सिंपल सी क्वेश्चन है, क्या बोला है, रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से बचाती है। तो वहां पे दिख रहा है, नाम पे ही दिख रहा है प्रतिरक्षा, ठीक है। प्रतिरक्षा प्रणाली यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। इसके लिए बात करेंगे जो रोगों से लड़ने के लिए अंदर एक काम करता है हमारा, इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो WBC है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। WBC पे जब इफेक्ट पड़ता है तो रोग जल्दी आपको पकड़ लेते हैं, जल्दी जल्दी आप पे इफेक्ट करता है। अगर आपको मान लीजिए हल्का सा बुखार है, अगर आपका WBC स्ट्रांग है, मतलब शरीर में कोई कमजोरी या कोई दिक्कत नहीं चल रही है, तो आपको बुखार एक दिन में भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है अंदर वो रोगों से लड़के आपको सही कर देते हैं। लेकिन अगर आपका WBC में ही कुछ डिफेक्ट आ रखा है, कोई दिक्कत हो रखी है, वैसी कमजोरी टाइप की आ रही है, और कोई बुखार या कुछ आपको ऐसा आता है जैसे खांसी बुखार, कुछ भी कोई भी बैक्टीरिया आपके अंदर घुसता है या वायरस घुसता है, तो जल्दी इफेक्ट करता है। तो WBC बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जिसके पास है उसको देखना, बहुत कम बीमार हो पड़ते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, गुर्दों की विफलता के लिए सबसे अच्छा दीर्घकालीन समाधान क्या है? ठीक है, गुर्दों की विफलता बात कर रहा है। पहला ऑप्शन किडनी प्रत्यारोपण, बी ऑप्शन डायलिसिस है, ठीक है, या सी ऑप्शन एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन ना ही एक ना ही दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपको पता ही है, इसका किडनी प्रत्यारोपण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। डायलिसिस अलग चीज होती है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अंदर का कोशिका माना जाता है? कोशिका के अंदर का कोशिका माना जाता है राइबोसोम को, क्लोरोप्लास्ट को, लाइसोसोम को या गोल्जी कॉय को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिका के अंदर का कोशिका इसको माना जाता है क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। अब सबके बारे में मैंने आपको बता रखा है, राइबोसोम भी बता रखा है, गोल्जी काय भी बता रखा है, उसके अलावा कौन है ऑप्शन में, और लाइसोसोम भी बता रखा है। अब ये आपके दिमाग में सीधे हिट करने चाहिए कि ये इसका काम ये था, इसका काम ये था, इसका काम ये था, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, बोला जा रहा है आपसे, तो सेंट्रियोल में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, गोल्जी कॉय में पाया जाता है, या फिर आपका लाइसोसोम में पाया जाता है। तो देखो, केंद्रक के अलावा जो डीएनए पाया जाता है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए इस क्वेश्चन को डाला हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी माइटोकॉन्ड्रिया से 2-3 चीजें आपको याद आनी चाहिए। पावर हाउस आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस आपका क्या था, और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, हाँ, अंदर की भाग को क्या बोलते थे, क्रिस्टी बोला जाता था। यहाँ पे क्या होता था, क्रेब्स चक्र चलता था। और कितने एटीपी बनते थे, 38 एटीपी बनते थे, तो एक ग्लूकोज होता था, पूरा बता रखा है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें। देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बताइए, मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बता रखा है 12, 15, 20 या फिर 21, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों को पता है, 20 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले पे चले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं होता, ठीक है, नहीं होता बोल रहा है। तो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है देख लीजिए, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है। देखो, सिंपल से याद रखो, अपना क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। इसी में C12H22O12, इस टाइप से आपका शक्कर का और फ्रक्टोज का, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ऐसे करके आपके सबके अलग अलग फॉर्मूले आएंगे अभी आगे जाके। तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, कार्बन तो होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन की बात कर रहा है तो नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन इसका आंसर रहेगा। अगला देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, पढ़ा रखा है आपको, क्या है आपका, कौन सा भाग इसका आपका प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, मेसेनसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन, मेंडुला ऑब्लेंगा, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आपका दूसरा दिमाग भी बोला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। दिमाग और शरीर के बीच के हिस्सों के बीच संचार का मुख्य मार्ग है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। राइट आंसर ये रहेगा आपका, प्रतिवर्ती क्रियाओं को यही देखता है। मैंने आपको पढ़ा रखा था ब्रेन वाले चैप्टर में, ठीक। हाँ, अभी उसमें भी कुछ मैं कमेंट देख रहा था कल ही। देखो, कमेंट देखने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो जब मैं फ्री रहता हूँ तो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। तो कुछ कमेंट ऐसे ही थे, एक कमेंट उसमें था कि आपका जो ब्रेन वाला चैप्टर है वो तो सिलेबस में ही नहीं है, ऐसा ऐसा होता। अब आप लोगों को अगर सिलेबस का ही नहीं पता है कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, फिर तो भगवान मालिक है ना उस चीज़ के लिए। देखो, सिलेबस में समन्वय और नियंत्रण का आपको चैप्टर दिया हुआ है, उसको ब्रेन आपका आता ही आता है, तंत्रिका तंत्र उसमें भी आ जाता है आपका, स्पाइनल कॉर्ड जो हमने पढ़ा था वो भी उसी के अंदर आता है, ठीक है। और क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, कन्फर्म बनेंगे। चलो, लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में ऐसा होता है कि बाकी लोगों को भी वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। चलो, अभी छोड़िए इस चीज़ को, अभी देखिए आगे कहाँ पे थे हम। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा शहद में अधिकतम होती है, ठीक है। शहद में अधिकतम कौन सी होती है पूछ रहे हैं आपसे, तो ग्लूकोज होती है, सुक्रोज होती है, फ्रुक्टोज होती है, या माल्टोज होती है। किस में बात कर रहा था आपका, शहद में बात कर रहा है। सबसे जो मीठी शर्करा है वो है फ्रुक्टोज, तो ठीक है, शहद में भी ये पाया जाता है। फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मात्रा में, लगभग 35% के ऊपर रहता है, ठीक है। ऑप्शन में अगर कभी आपसे पूछता है इस चीज़ के बारे में, 35 रहेगा, 36 रहेगा, तो यह आपका ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तो लगभग 35 to 36% के आसपास रहता है शहद में फ्रक्टोज की मात्रा, याद रखना। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी जनसंख्या की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, क्या पूछा, किसी जनसंख्या की आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। देखो, विलुप्त कहा जाएगा, विकास कहा जाएगा, स्थानिक कहा जाएगा, या विकारियंस कहा जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका याद रखिए, इसका क्या रहेगा आपका, अगर परिवर्तन हो रहा है तो एक हिसाब से विकास हो रहा है। कोई अभी देखिए आपका एक विकास ही चल रहा है, मानव से मानव पैदा हो रहा है, जैसे कि आपका जो आपका कुछ अलग टाइप के होते हैं, जैसे कुछ आपके दिखने के अच्छे होते हैं, कुछ लंबे चौड़े होते हैं, इस टाइप से। अब वापस से बंदर तो नहीं बन रहे ना, ठीक है, तो इसको विकास ही बोलेंगे, ठीक। चलो, अगला याद देखिए आपका 21वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण पानी में स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो
तो ऑप्शन देख लीजिए आपका सल्फोनेट विधि है, नाइट्रेट विधि है, जिलोलाइट विधि है, सॉरी जियोलाइट विधि है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए इसका, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सी ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है जियोलाइट विधि, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को। सामान्य मानव रक्तचाप होता है 110/110, 120/70, 120/80 या फिर 140/60। देखो ऐसा ऑप्शन दिखेंगे, आपको पता है 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है। क्या है ये? ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर हाईएस्ट इतना जाना चाहिए और ये इतना, इसके बीच में रहेगा तो आपका नॉर्मल है, मतलब ये 80 से ऊपर 120 के आसपास। ठीक है, अभी ये शायद आपका कुछ टाइम पहले मैं पढ़ रहा था कि इसको आपका शायद अभी पास किया है या नहीं किया है, लेकिन लिखा था इसको 140 कर रहे हैं और इसको आपका 100, इसको शायद 100 कर रहे हैं या 60 कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ लिखा था। अभी तो आप इसको याद रखो बस, हो गया। इसको शायद 20 बढ़ा रहे हैं, इसको 20 कम कर रहे हैं, शायद इसको 140, इसको 60 कर रहे हैं शायद। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर में आ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है या हो चुका है, मैंने देखा नहीं ध्यान से, लेकिन कहीं पे मैंने पढ़ा था ये चीज़ें। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत लोगों को डाउट था, घड़ी की स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। देखो एक ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत समझने लायक चैप्टर है। इसमें सिंपल सी चीज़ याद रखना, घड़ी की स्प्रिंग की बात करेगा, उसमें दोनों चीज़ें होती है। उसमें आपकी स्थितिज भी रहती है और प्लस स्थितिज के कारण जो गतिज आती है ना, फिर वो गतिज भी उसमें रहती है। अब देखो, आप बोलोगे इसमें दोनों ऑप्शन है, वहाँ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जो स्प्रिंग वाली घड़ी रहती है ना, उसमें कौन सी अगर ऊर्जा निहित रहती है बोलेगा, तो आपको वहाँ पे या तो स्थितिज दिखेगा, गतिज दिखेगा, या फिर दोनों ऑप्शन में दिखेगा। ठीक, तो राइट आंसर इसका दोनों रहना चाहिए, अगर यहाँ पे दोनों ऑप्शन में दिया है, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन दिया नहीं था जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखो गतिज दिया था, विभव दिया था, विभव आपका पोटेंशियल हो गया। ठीक है, उष्मा हो गया और रासायनिक हो गया, इसमें दोनों देना चाहिए था, ए और सी दोनों, या फिर आपका सिर्फ उसमें से गतिज या विभव में से एक होता, गतिज या स्थितिज में से एक होता, तो राइट आंसर रहता। ठीक है, आपका इसमें डाउट बनता था, लेकिन राइट आंसर इसका अभी यहाँ पे गतिज लेके चल रहे हैं। ठीक है, किसी धातु लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करने पर निम्नलिखित में से कौन सा छल्ला उत्पन्न होगा। ठीक है, वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, किसी धातु लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की बमबारी करने पर निम्नलिखित में से कौन सा छल्ला उत्पन्न होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है गामा किरणें, एक्स किरणें और इंफ्रारेड है या फिर माइक्रोवेव है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको इसका बताना है क्या रहेगा। तो देखो आपका, अगर ऐसा करेंगे तो एक्स किरणें, एक्सरे जो है आपकी हैं वो यहाँ से उत्पन्न होती हैं। एक्सरे पता है आपको, हड्डियाँ टूटी होती हैं तो इसी का यूज किया जाता है जानने के लिए कि कहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम, देखो रोगों से एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, मैंने आपको बोल रखा है। देखो कितनी चीजें ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% है। ठीक है, आप अगर देखो आज तक कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो और आप थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क करोगे और एक हफ्ता पढ़ोगे, एक हफ्ता, बस एक हफ्ता, आप आराम से 65 to 70 मार्क्स ला सकते हो, आराम से ला सकते हो। सिर्फ एक हफ्ता पढ़ोगे, लेकिन स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे होती है, ट्रिक होती है। आप कभी अगर एग्जाम निकालोगे ना, तो आपको खुद उसके बाद समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया था और इसको मैं और कैसे सुधार सकता था। ठीक है, तो यही फायदा रहता है अगर आप एक बार एग्जाम निकाल लोगे उसके बाद पेपर देने में। चलो ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, सल्फेट होता है, क्लोराइड होता है, कार्बोनेट होता है या नाइट्रेट होता है। ठीक है, तो याद रखना ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है आपका वो नाइट्रेट के कारण होता है। पानी में जब नाइट्रेट आपका मिल जाता है तो उसके कारण आपका क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और इसमें कुछ आपका नीले कलर का ऐसा करके कुछ आता है, वो आपसे पूछा नहीं जाता है, बिल्कुल आपसे सिंपल सा इतना ही पूछा जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया, एनीमिया हो गया, ये चीज़ें होती है जो। ठीक है, देखो शिशु का रंग इसमें नीला हो जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा आपका, हाँ सिलिकॉन हाइड्रोजेल का सबसे आम उपयोग निम्नलिखित में से किसका निर्माण है। ठीक है, सिलिकॉन हाइड्रोजेल का सबसे आम उपयोग निम्नलिखित में से किसका निर्माण है। ठीक है, सर्जरी उपकरण का, कॉन्टैक्ट लेंस का, और या फिर स्तन प्रत्यारोपण का, या दवाइयों की कैप्सूल का। किसका पूछ रहा है, सिलिकॉन हाइड्रोजेल। तो याद रखना जो सिलिकॉन हाइड्रोजेल होता है इससे बनाए जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस याद रखना। अब मुझे तो लग रहा है इसमें से जो 90 लाने वाला था ना, उसने कुछ क्वेश्चन तो सुने ही नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस है। ठीक है,
अभी देखो अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रखा है पहले भी, अब भी लगभग 5-7 क्लास पहले ही बता रखा, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी गलत किया था। और कुछ लोग ऐसे थे ना जिनके देखो मैंने बताया था आपको 86, 84, 85 ऐसे मार्क्स थे, बहुत अच्छा उन्होंने किया था, जितना पढ़ाया था एक क्वेश्चन उनका रॉन्ग नहीं था। तो उसका मेन कारण क्या है कि वो 86 ला रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे 25 से 50 के बीच में ही अटक जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है, ये कर रहे हैं रिविजन, ये रिवीजन कर रहे हैं, ये रिवीजन नहीं कर रहे, ये नई नई चीजें खोज रहे हैं, ये खोज कर रहे हैं, ये बन जाएंगे स्केलर और ये हो सकता है वैज्ञानिक बन जाए। समझ रहे हो? तो इस रेंज में मत रहना, इस रेंज में रह रहे हो तो अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि टाइम देखो बहुत कम बचा हुआ है, टाइम आप तुम्हारे पास 20 दिन के आसपास है। अब इस 20 दिन में भी अगर यही काम करते रहे तो यहीं पे अटक के रह जाओगे। और वहां देखो 86 वाले हैं, 85 वाले हैं, मतलब यार 80 प्लस वाले बहुत लोग हैं, कम से कम 10-15 तो दिख ही रहे थे मुझे, कम से कम 10-15। अभी वो जो 400 लोगों ने टेस्ट दिया है उसमें तो ये स्कोर 20 से ऊपर चला गया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, देखा नहीं मैंने भी, ठीक है। तो फिर भी आप 20 तो मान के चलो इसको। ये लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं, जितना पढ़ा रखा है, यूट्यूब के क्लासेस देखते हैं पूरा। आपको भी प्लेलिस्ट एक बार देख लेनी चाहिए, ठीक है। आप लोग हवा में रहते हो कि क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, एक बार देख लो कि टाइम वेस्ट नहीं होगा और फायदा जरूर मिलेगा आपको, पेपर में आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। चलो आगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। अब जो उसको मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं, उनको नोट डाउन कर रहे हैं, वन लाइनर फॉर्म में लिख रहे हैं, अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको पेड ग्रुप पर अगर नोट्स दिए हैं तो आप बस कुछ ना करो, खाली बस उसी को रख के फ़ोन में रख के उसको भी नहीं पढ़ रहे हो, वो रखे हैं फ़ोन पे। कुछ लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं, इन्होंने प्रिंट आउट भी निकाल रखे हैं, जो 80 प्लस वाले हैं ना, ये प्रिंट आउट करके बैठे हैं, प्रिंट आउट कर रखा है पूरा, उससे पढ़ रहे हैं। पढ़ने में भी अच्छा लगता है क्योंकि फ़ोन से उतनी अच्छी तैयारी नहीं होती है। मैं पहले भी जब स्टार्टिंग में सबसे मेरी बात हो रही थी तो मैं बोल रहा था, अगर आपके पास 100-200 रुपये खर्च करने को है, आपको बुक मत लेना, खाली बस आपको 9-10 की लेने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको पढ़ लो और इंसाइक्लोपीडिया की बुक मैंने आपको दे ही रखी है PDF फॉर्मेट में, उसको पढ़ लो, पहले भी बता रहा था, ठीक है। तो ये लोग ऐसे हैं। अब कुछ लोग, ये लोग क्या हैं, एक तो ये अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, दूसरी चीज़ इन्होंने तैयारी अभी की है आबकारी के बाद स्टार्ट, और आबकारी के बाद वाले यहाँ भी हैं इस रेंज में, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो आबकारी के बाद तैयारी स्टार्ट किया और इस रेंज में पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनको समझ आ रहा है पढ़ना क्या है। अब ये लोग अभी क्या है, खोज कर रहे हैं, वैज्ञानिक बन जाएंगे तो उसमें समस्या हो जाएगी, क्योंकि स्केलर बनना है अपने को ना अभी तो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा सुधारो, जो चीज़ें बोली जा रही है वो करो, रिवीजन मेन है। क्योंकि आपका देखो प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट में 50 नंबर का जो मैथ्स है, इसमें आपके 45 प्लस या फिर आप 50 ला सकते हो उतना पढ़ के आराम से, तो वो आप कवर करो, उसको क्यों नहीं कवर कर रहे। साइंस का कम से कम आपका 25 से 30 नंबर का सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है। तो 75 से 80 नंबर का तो यूट्यूब पे ही कंप्लीट है आपका, बाकी चीज़ें मैंने आपको पढ़ने के लिए बोली है। चलो छोड़ो अभी, अभी देखो क्या है, हाँ कहाँ पे थे, PVC डैश का बहुलक है, ठीक है। चलो प्रोपेन का है, विनाइल क्लोराइड का है, या फिर स्टाइरीन का है, या कार्बोनेट का है, ठीक है। तो आप, ये मैंने आपको पढ़ा रखा था, क्या था आपका, विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता था PVC, ठीक है। इसको याद रखना। एक चीज़ और याद रखना इसके लिए यहाँ पे इसका अणुसूत्र भी याद रख लीजिए, हो सकता है काम आपको आ जाए। क्या है? विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। क्या है? विनाइल क्लोराइड का बहुलक। बहुलक मतलब समझते हो ना, पढ़ा रखा था आपको, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण लोगों में रंग अंधापन के निदान के लिए उपयोग किया जाता है? परीक्षण की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या दिया है, इशिहारा परीक्षण, ठीक है। इशिहारा परीक्षण ये आपके मुझे जहां तक लग रहा है उसमें है, स्केलर के लिए कलर ब्लाइंडनेस नहीं है शायद, है ना, उसमें नहीं है। चलो उसमें +-4 डायोप्टर है, वो अलग चीज़ है, चलो इसमें नहीं है। चलो मेरे उसमें हुआ था, जब मेरा मेडिकल हुआ था तब वहाँ पे हुआ था, ठीक है। पहला क्या, इशिहारा परीक्षण है, बिडोल परीक्षण है, एलिसा परीक्षण है, या फिर आपका रोसार्क परीक्षण है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, रंग अंधापन मतलब वही आपका कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है, तो इशिहारा परीक्षण होता है। कैसे होता है पता है आपको? उसमें देखो एक ही आपका बुक होती है, इतनी सी छोटी सी बुक होती है, इसमें होते हैं डॉट ऐसे करके, और ये होते हैं 2-3 कलर में, 2-3 कलर में होते हैं, जैसे ये हरा है, ये नीला है, ये पीला है, इस टाइप से अलग अलग कलर होता है। और इसमें आपका एक कलर से ऐसे लिखा रहता है, ये इसको मतलब ये आपका 2 है ऐसे करके, और ऐसे करके इसको लिखा रहता है। आपने बहुत लोगों ने देखा होगा ऐसे करके 2, ये ऐसे बनता है, ठीक है। ऐसे बना हुआ नहीं रहता, डॉट डॉट रहता है, वो लाल कलर में रहेगा, बाकी हर सब काला, ये आपका काला या पीला ऐसे। तो इसको बोलते हैं इशिहारा परीक्षण, ठीक है। ये आपके इसमें नहीं होता है। अगर स्केलर का एग्जाम निकालेंगे, फिजिकल देंगे, फिजिकल तो दे ही चुके हो, मेडिकल दोगे तो वहाँ पे आपका तो टेस्ट ये वाला नहीं होता है शायद,
नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, ये यहाँ पे ये वाला टेस्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेक होता है, इशिहारा टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ये रेलवे में जाओगे आप, लोको पायलट बनते हो या फिर आपका शायद जेई के लिए भी है, जेई भी बनते हो तो ये आपका शायद टेस्ट होता है, लेकिन लोको पायलट तो मस्ट है। सीधे बाहर ही, अगर ये नहीं दिखा आपको, इसमें बोल दिया आपने 2 नहीं है तो 3 है, सीधे बाहर निकाल देते हैं। चलो अभी देखो अगला, परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है, पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं प्लाज्मा और चुंबकीय परिरोध, तो बिल्कुल गलत है, आपको पता है। नाभिकीय संलयन, अब यहीं पे कंफ्यूज होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कंफ्यूज कहाँ पे होता है, नाभिकीय संलयन में और नाभिकीय विखंडन में। संलयन अलग चीज है, विखंडन अलग चीज है, ठीक है। तो राइट आंसर किसका हो गया, किसका पूछ रहा है, परमाणु रिएक्टर का पूछ रहा है, तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है, वो भी नियंत्रित वाला। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये अपना सूर्य में कौन सा रहता है, नाभिकीय संलयन रहता है वहां पे या फिर नाभिकीय विखंडन। चलो, अपनी स्थिति के आधार पर ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है। अपनी स्थिति के आधार पर ऊर्जा को किस रूप में जाना जाता है। पहला है ऑप्शन गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा या फिर उष्मा ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, स्थितिज है, आंतरिक है या फिर आपका उष्मा ऊर्जा है। किसको पूछ रहा है, ऊर्जा को किस रूप से जाना जाता है, तो ऊर्जा को जाना जाता है स्थिति ऊर्जा के रूप में। बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि नहीं, ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है, आंतरिक ऊर्जा भी हम बोलते हैं, गतिज ऊर्जा भी बोलते हैं। अब बोलने को आप कुछ भी बोल दो, राइट आंसर इसका स्थितिज ऊर्जा ही रहेगा, ठीक है। चलो अभी इसका ये आप समझ में आ गया। अगला देखो, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में कितना होगा, बता रखा है कैसे करना है, ठीक है। कितना दिया है, 470 डिग्री केल्विन दिया है, ठीक है। केल्विन में दिया है 470 डिग्री केल्विन। सेंटीग्रेड पूछ रहा है, क्या होता है, सेंटीग्रेड निकालेंगे तो 470 में से 273 घटा दो, जितना भी आएगा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 197 शायद इसका आंसर आएगा, ठीक है। 197 इसका आंसर आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सी चीज़ थी, फॉर्मूला आपको करा रखा है। अब आपको एक टेम्परेचर वाला चैप्टर कराया था, उस चैप्टर में मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला है, सबके लिए वो सेम रहेगा, वो फॉर्मूला याद कर लो, कोई भी आंसर निकाल दोगे, ठीक। तो इसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी, तब आपको पता रहेगा, वरना ढूंढते रहोगे, 10 किताबें ढूंढते रहोगे, इसमें से ये पढ़ लो, इसमें से वो पढ़ लो। चलो, इस क्वेश्चन में भी बहुत लोगों को डाउट था। यहाँ पे क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, ठीक है। 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे। चलो, क्वेश्चन क्या दिया है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो 1 ग्राम की पूछ रहा है, मतलब वो 23 ग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है। वहाँ पे 23 ग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, आवोगाद्रो संख्या को ही वहाँ पे आंसर में टिक मार के आ जाते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जगह पे कंफ्यूज करती हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है अभी हम यहाँ पे कर देते हैं। पहले तो आपको आवोगाद्रो संख्या के वैल्यू पता होनी चाहिए। 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है आवोगाद्रो संख्या। तो आपको बोलना है, क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या दिया था, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 23 है, तो मतलब 1 मोल बराबर कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान हो गया 23 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मोल की इज इक्वल टू ये होता है। तो अब यहाँ पे 1 ग्राम पूछ रहा है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 गुणा 10 की घात 23 बट्टा 23 हो जाएगा। डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 1 ग्राम में कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 2.61 गुणा 10 की घात 22 आएगा, ठीक है। इसको करना 2.61 गुणा 10 की घात 22 आएगा, सिंपल सा, ठीक है। परमाणु की बात कर रहे हैं तो इतने होंगे, समझे ना कैसे हुआ ये। 1 मोल बराबर हो गया आपका 23 ग्राम, आपको दिया हुआ है, तो 1 मोल बराबर ही आपका अवोगाद्रो संख्या होती है। तो 23 ग्राम बराबर इतना है, तो 1 ग्राम बराबर अपॉन 23 हो गया, आंसर आपका निकल गया, ठीक। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो अभी देखो, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी, सिंपल सी चीज है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। कितना सिंपल सी चीज थी, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। अब दूरी आपसे पूछ रहा है, चाल आपको दी है 4 kmph, टाइम दिया हुआ है, दूरी हमको निकाल लेंगे, x मान लेता हूं, टाइम दिया हुआ है 1/4 आवर,
ठीक है, यहाँ पे भी आवर में दिया हुआ है kmph है, यहाँ पे भी आवर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 1/4। आपको एक चीज बोली थी, नीचे चीजें दिख रही हैं पलट दो, तो 4 इजिकल टू एक्स गुणा 4/1, 4 से 4 कट गया, तो x बच गया आपका 1 किलोमीटर, मतलब जो दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। सिंपल चीज होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 1 किलोमीटर, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, अब ये क्वेश्चन में भी बहुत लोगों को डाउट था, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको उसको खुद भी करना है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी आप लोग लिख देना। देखो, यदि v इज इक्वल टू 2t प्लस 1 है, v इज इक्वल टू 2t प्लस 1 है, तो t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 3 के बीच औसत त्वरण कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, औसत त्वरण कितना होगा, मैं पहले भी इनको टेस्ट पे दिया है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत लोगों से नहीं बन पाया। ठीक है, तो इसको देख लो, इसका एक फॉर्मूला पहले नोट कर लेना, क्या है, v t2 माइनस v t1 अपॉन t1 प्लस t2। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, सॉरी यहाँ पे t1 प्लस t2 नहीं, t2 माइनस t1 होगा। चलो, ये है आपका क्या, औसत, अगर हम यहाँ पे त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, औसत त्वरण ही पूछ रहा है, तो याद रखना इसको, अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा औसत त्वरण। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है v इज इक्वल टू 2t माइनस 1 दिया है। ठीक है, 2t माइनस 1 दिया है, t इज इक्वल टू 1 दिया है, और t इज इक्वल टू आपका t इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। t1 इज इक्वल टू 1, t2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। ठीक है, चलो बड़ा लिखता हूँ। t2 अगर हम निकालूं तो यहाँ पे v t2 की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या है, 2t माइनस 1 है, तो यहाँ पे अभी t2 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देख लो, तो 3 दूना 6, और यहाँ पे आपका v कितना है, v है 2t, और यहाँ पे t1 रखेंगे, तो 2 गुणा 2 प्लस 1 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस में दिया था, प्लस में दिया था, देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये प्लस में दिया था। ठीक है, प्लस में दिया था, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस आपका कितना हो जाएगा, VT1, v कितना है आपका 2t प्लस 1, मतलब 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ पे 2 एकम 2 1 3, पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। अपॉन में कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 मतलब 2 आपका आ जाएगा, इज इक्वल टू करेंगे 3 दूना 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2, 2 इसका आंसर आ जाएगा। किया कैसे, औसत त्वरण पूछेगा जब इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है, सिंपल सी चीज होती है, त्वरण का मतलब आपका क्या है, अगर दूसरे समय से पहले समय को माइनस करना विथ वेग के साथ में, और अपॉन t2 माइनस t1 करना। ठीक है, इस फॉर्मूले को हो सके तो याद करके रखो, और डायरेक्ट इस पे आंसर आपका निकलेगा, VT2, v है आपका 2t प्लस 1, तो इस पे आपका 2t प्लस 1, अब t की वैल्यू क्या रखोगे, यही मत सोचना वहाँ पे, तो पहले में t2 है, तो t2 की वैल्यू लेके इसको निकाल दो, v को, तो v निकालोगे तो t के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी चीज है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, यहाँ पे 2t प्लस 1 हो गया, फिर VT1 है, v यहाँ पे निकालोगे, कैसे निकालोगे, 2t प्लस 1 से निकालोगे, t की वैल्यू 1 रखोगे, सिंपल सी बात है, तो नीचे t2 माइनस t1 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, ये थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग आपको v दिया हुआ है, उसका संवेग, संवेग का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो p इक्वल टू क्या होता है आपका, mv स्क्वायर होता है, mv स्क्वायर होता है, mv उसके बाद है हाफ mv स्क्वायर है, m इंटू वी होता है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे गए थे 2800 ग्रेड पे में। ठीक है, जो ये हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ये देखो, ये आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बना हुआ, तो याद रखना इन चीज़ों को, क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन रहे हैं वहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन है, रस्सी खींचने वाले खेत में 2 विपरीत टीमें हैं, एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 केजी के भार के बल से खींच रहे हैं। ठीक है, क्या दिया है, 200 केजी दिया हुआ है, रस्सी स्थिर अवस्था में है, रस्सी पर तनाव कितना होगा पूछ रहा है। चलो अब बताओ, आपको दिया हुआ है तनाव को अगर बात करेंगे तो उसका भी फॉर्मूला m इंटू जी होता है। ठीक है, अब तो
200 केजी आपको दिया हुआ है mg की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, जो तनाव की बात करेंगे, अगर कहीं पे तनाव की बात करें तो तनाव जो होता है आपका वो भी सेम m इंटू जी होता है, और m इंटू जी तो आपको 200 केजी दिया हुआ है, तो तनाव भी 200 केजी आपका आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, कुछ भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, 200 केजी। चलो अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या है, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज क्या बोल रहा है आपका, कितनी दूरी पे है, दोगुनी दूरी पे है, तो दूसरा जी डैश आपको सिंपल सा दे रखा है, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन 4r स्क्वायर। कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो ये जी डैश और जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो जी डैश आपको पता चल गया है कितना होगा। अभी यहाँ पे यहीं पे करता हूँ इसको, देखो आपका जो इसकी वैल्यू रहती है जी एम अपन आर, ये जी की वैल्यू आपको पता है ना 9.8 रहती है, इसको 10 भी मान सकते हो आप, 10 भी मान सकते हो, ठीक है। ऑप्शन देख के बात करेंगे, 9.8 या 10 भी मान सकते हो, ठीक है। तो अपॉन में 4 आपका एक्स्ट्रा है, तो अपॉन में 4 कर दो यहाँ पे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 बच जाएगा 0, 4 पंजे 20, 2.5 के आसपास में कुछ आ रहा है क्या आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका, देखो अब देखो मैंने 10 लिया और 9.8 नहीं लिया, लेकिन ऑप्शन में देखूंगा, ऑप्शन में देखो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है 19.6। अब देखो मैं आंसर क्या मारूंगा, मेरे को तो 2.5 दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या लिया था, 9.8 की जगह पे 10 ले लिया है, तो मतलब थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है, आंसर इससे थोड़ा सा कम होगा। क्या कम होगा, 2.5 दिखा है, तो पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी चीज होगी। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आपको बताना है कैसे करोगे। जब पत्थर के एक टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह 19.6 मीटर ऊंचाई तक जाता है, उसका प्रारंभिक वेग का मान बताइए। देखो जब ऊपर को उसको फेंका जा रहा है किसी भी पत्थर को, ठीक है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, नोट्स में भी आप लोगों को दिया हुआ है, कभी जब कोई चीज़ विराम अवस्था से शुरू होती है उसमें क्या जीरो होगा, कोई अगर आपका ब्रेक लगा के रुकती है विराम अवस्था में आती है तो उसमें क्या जीरो होगा, वी और यू का ही पूरा खेल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब पत्थर के एक टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है वह 19.6 मीटर जाता है ऊपर, ठीक है, उसके बाद एम ऊंचाई तक गया, वो 19.6 मीटर की ऊंचाई तक गया, उसका प्रारंभिक वेग आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, फॉर्मूला ये लगेगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, उसको फेंका जा रहा है, उसका प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, जीरो में कोई ऑप्शन नहीं है, तो सीधे सीधे समझ जाना इसका वी जो अंतिम वेग है वो जीरो ही होगा, क्योंकि यू आपसे पूछ रहा है और स्टार्टिंग में फेंका जा रहा है, तो उसका जो अंतिम वेग है वो जो नीचे पहुंचेगा वो जीरो पे ही पहुंचेगा, ठीक है। तो यू जीरो हो गया आपका, इसमें यू निकालना है -2, जी आप 10 मान लो, एच आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 19.6 दिया हुआ है, ठीक है, 19.6। बस इसको सॉल्व कर लो, अपना यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। चलो ये काम हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे प्लस में रहता है फॉर्मूला, लेकिन ये माइनस कैसे हुआ आपको पता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस +2, जी इसमें माइनस रहेगा और एच रहेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ है, ये कारण है इसका माइनस होने का, इसी तरीके से आंसर निकलेगा, वरना माइनस में आ जाएगा। फिर भी आप देखो, आप इसको अगर प्लस रख के भी करोगे ना, वहाँ पे आपको नहीं आया समझ में, मैं माइनस रखूँ जी को या प्लस रखूँ, बाद में जब फिजिक्स की क्लास होगी तो हम वहाँ पे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको अगर वहाँ पे समझ में नहीं आया, ये प्लस ही करके आप चल दिए और आप यू आपका माइनस में आ रहा है, लेकिन डिजिट तो सेम आएगा ही, जो आपका ऑप्शन मैच तो करेगा ही, लेकिन भले माइनस में आ रहा है तो माइनस को छोड़ देना वहाँ पे, ठीक है। ये गलतियाँ मत करना कि आपका माइनस में आ रहा है, ऑप्शन तो प्लस में दिए हैं तो मैंने गलत कर दिया होगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ना मत,
पूरी मेहनत करके आप इस पर 2-3 मिनट लगा के पूरा आंसर निकाल रहे हो और उसको भी छोड़ के आ रहे हो, एक प्लस माइनस के चक्कर में मत करना, ठीक है। वो प्लस माइनस आ सकता है, थोड़ा बहुत आपसे प्लस माइनस में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर डिजिट मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 kg वॉट बल का मान न्यूटन में करीब कितना होगा, ठीक है। 1 kg का मान, 1 kg दिया है आपको, W है, M इंटू जी होता है, ठीक है, ये W ही तो है, ठीक है, M इंटू जी होता है, इसी को आप एक मास को 1 में मान लेता हूं, और जी आपका कितना 9.8 रहता है। आंसर 9.8 होना चाहिए न्यूटन में, या फिर आपका होना चाहिए क्या 10 होना चाहिए। चलो आंसर देखो 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10, 5, 15, 20 दिया हुआ है, तो M इक्वल टू आपको 1 दिया है, W पूछ रहा है, M इंटू जी आपका निकल जाएगा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से चल रहे हैं, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात। अब गतिज ऊर्जा होती क्या है, 1/2 mv²। ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए मैंने आपको सीधे सीधे बता रखी है, सिंपल सी चीज है। ये एक है इज इक्वल टू, जो चीजें सेम है उनको हटा दो, 1/2 m को हटा दो। अब वहां पे क्या है, कितना v है, पहला कितना दिया है 3v 2v, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो, नीचे 2 का स्क्वायर कर दो, खत्म, 9:4। कुछ नहीं करना है, इतना ही सीन है। बस देखो अब वहाँ पे पूरा कैलकुलेट करने में मत रह जाना कि अब मैं क्या करूँगा, गतिज ऊर्जा है, पहले इसमें मैं 2-3 रख दूंगा, स्क्वायर करूंगा तो एक पूरा सॉल्व करके रखूंगा पहले, फिर दूसरे का निकालूंगा, 2 रखूंगा, पूरा सॉल्व करके रखूंगा, फिर भाग करूंगा। ऐसी गलती नहीं करनी। देखो जो चीज़ें सेम है उसको सीधे सीधे हटा दो, 1/2 m सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं बता रखा है। v में जो अंतर है उसी को देखो, बस हो गया। v क्या है आपका, उधर आपका 3 था, इधर 2 है, ऑप्शन ए राइट, 9:4। चलो क्वेश्चन है अगला, द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p आपको दिया हुआ है, उसकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। याद रखना डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं आपको रिलेट भी कराऊंगा कैसे होता है, अभी आपको याद रखना है। ऑप्शन दिया हुआ है pm p²/m², दूसरा p/m या फिर p²/2m। तो इसका जो राइट आंसर रहता है ना, यही रहता है p²/2m, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व नहीं करना, खाली फॉर्मूले में एक मान चेंज करना रहता है। क्वेश्चन वापस से लिखना, द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी p²/2m, ठीक। देखो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, कैसे होगी, स्थितिज होगी, गतिज होगी, दोनों होगी या शून्य होगी। देखो मैंने आपको बोला था घड़ी वाला से, और यहाँ पे सेम चीजें हैं, दोनों ऊर्जाएं यहाँ पे रहती है, स्थितिज ऊर्जा भी रहती है, गतिज ऊर्जा भी रहती है, ठीक। तो दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे कहते हैं, प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं, अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 20 हर्ट्ज से नीचे की बात कर रहा है, 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज बोलते हैं इसको, ठीक है, से ऊपर से नीचे अपश्रव्य, बीच में 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज श्रव्य तरंगे जो हम सुनते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। सिंपल सी चीजें याद रखना। तो क्या आंसर रहेगा इसका, अभी आवृत्ति कम बोला, 20 हर्ट्ज से नीचे, तो अपश्रव्य तरंगे। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का इकाई है वर्ग मीटर, डैश अपॉन वर्ग मीटर ऑप्शन दिया हुआ है, ये कितना वर्ग मीटर है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है वॉट पर वर्ग मीटर, बी ऑप्शन वॉट मीटर पर वॉट, सी ऑप्शन मीटर पर वॉट, डी है मीटर वॉट पर मीटर, ठीक है। ऑप्शन रहेगा वॉट पर वर्ग मीटर, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है।
एक आपने याद रखा होगा ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में भी नापा जाता है ना, अपना कितना डीबी है, कितने डीबी की ध्वनि है, ये चीज़ें, ठीक है, डेसिबल भी नापा जाता है। अब यहाँ पे डेसिबल ऑप्शन क्या नहीं था, तो यहाँ पे वॉट पर वर्ग मीटर, ठीक है। चलो, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, जब बस अचानक रुक जाती है, तो आपने भी देखा होगा, यह किसकी व्याख्या करता है, न्यूटन के पहले नियम का, न्यूटन के दूसरे नियम का, तीसरे नियम का, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत का। तो आपको पता होगा, हमने पढ़ा था जड़त्व का नियम, शायद न्यूटन के तीनों नियम हमने पढ़े थे, आपको मैंने बताया था। तो जड़त्व का नियम जो रहता है उसी के कारण रहता है आपका, जो आपका गाड़ी रुकती है तो आगे की ओर धक्का लगता है, अगर गाड़ी चलती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, उसी में आपका काम करता है जड़त्व का नियम। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जड़त्व का नियम कौन सा है, पहला नियम है। चलो अगले क्वेश्चन पे, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा, बता रखा है आपको, वन लाइनर फॉर्म में भी करा रखा है, पृथ्वी के केंद्र पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल आपका 0 है, ठीक, याद रखना इस चीज को। आंख का मायोपिया निकट दृष्टि दोष डैश द्वारा दूर किया जा सकता है, याद दिलाया था, निकट मतलब बड़ा, अवतल सीधे सीधे काम खत्म वहीं पे। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समावतल लेंस या उपयुक्त में से एक से ज्यादा, तो ठीक है। मैंने आपको बोलता कैसे याद रखना, निकट अवतल, दूर उत्तल, देखो छोटे छोटा दिख रहा है, देखो दूर का उत्तल छोटा दिख रहा है, अवतल थोड़ा बड़ा सा है, बोलने में भी बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो आपका निकट का अवतल रहेगा, दूर का उत्तल रहेगा, याद रखना है इसको, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलोतक है, ठीक है। अब ये चीजें आपको देखो नहीं मिली है, लेकिन आपको एक इंसाइक्लोपीडिया की बुक मैंने दी हुई है पेड ग्रुप वालों को, तो आपको मैंने बोला था वहां पे भी चीजें देख लेना, एक बार उसको भी ऊपर ही ऊपर निगाह से देख लेना, वहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक, मैंने आपको बोल रखा है, तो वहां पे सब चीजें। चलो, कौन सा उत्तोलोतक द्वितीय श्रेणी का है, 3 श्रेणी के उत्तोलोतक होते हैं, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है, मैं बता दूंगा, पेड ग्रुप वालों को बता दूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम देना, टाइम अभी मिल नहीं पा रहा है, जैसे ही मिलता है मैं आपको बताता हूँ कि उसमें से क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक, किसमें से, इंसाइक्लोपीडिया। कैंची है, बोतल ओपनर है, क्रिकेट का बैट है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा, बोतल ओपनर जो होता है आपका द्वितीय टाइप का उत्तोलोतक होता है, ठीक। चलो, यदि किसी पिंड पर लगने वाला बाह्य बल शून्य है तो उसका रेखीय संवेग क्या होगा, ठीक है। बाह्य बल शून्य है, सिंपल सी बात है, बाह्य बल शून्य है तो रेखीय संवेग क्या होगा उसका, स्थिर ही रहेगा, या फिर आपका 0 रहेगा। देखो, स्थिर रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, तो स्थिर रहेगा, राइट आंसर रहेगा, क्योंकि उस पर कोई बल काम कर ही नहीं रहा है। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन इसमें छूटा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या हुआ, थोड़ा सा डाउटफुल है, जिसमें मैंने 2 बुक पे उसको देखा, तो दोनों बुक में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, तो उसको मैं चेक करता हूँ, उस क्वेश्चन को अगली क्लास में हम करेंगे, जो हम मैथ का वहाँ पे देखेंगे। तो अभी हमने क्या किया, 50 क्वेश्चन साइंस के देखे, कितने आते थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कितने आते थे आपको बताना है। मॉक टेस्ट लेने चाहते हैं तो मॉक टेस्ट ले सकते हैं, 209 आपका फीस है, ऊपर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप करना है। 499 है फुल सिलेबस नोट्स के लिए, साथ में वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेंगी चैप्टर वाइज, विथ आपको वहाँ पे क्या मिलने वाला है, साथ में 209 का जो बैच है वो भी वहाँ पे इंक्लूड है, फ्री में है, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं, ये चीज़ भी लेना चाहें तो, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। 80+ क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वहाँ पे भी आप इसको देख लें। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया लगेगा। अभी देखो, मैंने कितने लोग आपको बोला था, 401 लोग हैं, 401 लोगों ने टेस्ट दिया हुआ है, तो आप देख रहे हो 20,000 25,000 बैठेंगे लगभग 15 से 25,000 के बीच में, जब मैं 20,000 लेके चलता हूँ। 20,000 में से देख रहे हो, ये आपके जो 20,000 है ना, इसमें से 2,000 पढ़ने वाले हैं, 2 से 3,000 बस, बाकी सब वही मौज मस्ती वाले ही, ठीक है। वो पढ़ेंगे भी तो 1 हफ्ते के लिए पढ़ेंगे, ऐसे वाले रहते हैं। तो 2 से 3,000 में से जब तुम्हें 400 आदमी पढ़ने वाले दिख रहे हैं, तो आपको कॉम्पीट करने में मजा आएगा वहाँ पे। अभी जो 86 80+ वाले नंबर वाले मार्क्स वाले हैं ना आदमी, आपके जितने भी लोग यहाँ पे थे, जो कल मैंने आपको बताया था, वो लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों को ऐसे ही करना है, ठीक है। उसमें से आपको वो जितना आप स्कोर कर रहे हो ना, उसको और ऊपर ले जाना है। आप तो इस बार बहुत अच्छा कर रखा है आप लोगों ने, तो उससे भी ऊपर ले जाने का प्रयास करें, कम से कम 90+। पहला टेस्ट आपने 86 स्कोर किया है, 4 टेस्ट और हैं, 4 टेस्ट में और आपको 90+ स्कोर कर दो, कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे कितनी भी कट ऑफ जाए, कैसा भी पेपर बने, ठीक है, आप उसमें निकाल ही लोगे। चलो, तो वीडियो को अभी एंड करेंगे, प्लेलिस्ट आपको देखनी है, अगली क्लास मैथ की रहेगी। अभी आज के क्लास 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, आशा करता हूँ इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगी। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताना, मैथ की क्लास में ले लेंगे, ठीक है।
अगली क्लास मैथ की रहेगी जिसमें 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मैथ के सिंपल क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे स्कोर आप लोगों ने किया है। चलो वीडियो को एंड करते हैं। अगर पेड ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिख रहा है, व्हाट्सअप कीजिए। कॉल करने का प्रयत्न कम कीजिए। जब ज़्यादा वहाँ पे रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा, 2-3 दिन हो गए या 1 दिन से ऊपर हो गया, 4-5 घंटे तो इतना तो नॉर्मल चीज़ है, उसके बाद अगर नहीं मिल रहा तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगली क्लास रहेगी किसके लिए? मैथ की रहेगी, जिसमें आपके मैथ के 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कल के मॉर्निंग के टाइम पे शायद वो आ जाएगी क्लास, आपको मैथ के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला टेस्ट का मैं आपको बताता हूँ, टेस्ट 2 कब रहेगा। हाँ, एक चीज़ है, जो अभी ये बैच देता है 209 को, उसको अभी तक का जितना हुआ है वो सब मिलेगा, या फिर सेम चीज़ है 499 का बैच जो लेता है वो अभी भी तक जितना हुआ है वो सब मिलेगा, ठीक है। तो ये टेंशन मत लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।